जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं। दोस्तों आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है मैरिज को लेके कि हम लोग जब अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट करते हैं तो किन बातों का और ख्याल रखना ज़रूरी है जो मोस्टली हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। आपका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती है। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू और कोर्स का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ये मैरिज है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। जन्म और उसके बाद पढ़ाई और उसके बाद करियर और उसके बाद ये जो मैरिज है ये हमको एक फुलफिलमेंट प्रदान करता है, एक सुख और आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन में आने का पर्पस सॉल्व करता है, एक तरीके से यूं कहा जाए। लेकिन कई लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत हॉरिफाइंग रहता है, बहुत बैड रहता है और वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंसेस या सर्कमस्टांसेस से होके अपने जीवन में निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन में जिसको जो प्राप्त होना है वो होके रहता है, लेकिन हाँ, हमको थोड़ी सी अगर गाइडेंस मिल जाए, थोड़ी सी हमको उसके प्रति नॉलेज मिल जाए तो अवश्य हम अपनी चीजों को बेटर अवश्य कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं। और मैं सदैव ये कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा माध्यम है चीजों को रियलाइजेशन करने का। हमको अगर रियलाइज हो जाती हैं कुछ चीजें तो हम उनके साथ बेटर इक्विप्ड हो जाते हैं मेंटल स्टेटस के लेवल पे कि हम उसके साथ कैसे डील करते हैं। भाई हमको अगर मालूम है, उदाहरण के तौर पे, कि अगर हमको बीमारी हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि हम वो बच सकें या उसका हम इंटेंसिटी घटा सकें। इसी तरीके से मैरिज में बहुत सारे वीडियोस मैंने भी बनाए हैं और उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीजों की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा अलग पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करता है। जैसे एक बात अवश्य याद रखिए कि आपके चार्ट में या आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में अगर मान लीजिए आप राहु और 7th हाउस के लॉर्ड का कंजंक्शन है, 7th हाउस में ही बन के आ रहा है, और ये मैं D9 चार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमको चार्ट को सही तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। राहु या केतु की अगर हम लोग बात करें, वो अगर हमारे 7th हाउस के लॉर्ड के साथ 7th हाउस में बैठे हुए हैं, D1 में भी अगर हम लोग बात करें और D9 में भी, तो ये एक एस्पेक्ट हमको बड़ी अच्छी तरीके से देखना पड़ सकता है। क्योंकि ये हमको अननेचुरल रिजल्ट्स प्रदान कर सकता है मैरिज में। वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। D9 में नवमांश चार्ट में 7th हाउस में बैठा हुआ राहु या केतु अगर दो मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, दो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, जैसे मार्स और सैटर्न भी वहां पे बैठे हैं, तो ये अवश्य याद रखिए कि ये सब सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं और ये विवाह को चलने नहीं देंगे। विवाह होने के बाद बहुत प्रताड़ना मिल सकती है, एब्यूसिव हो सकता है विवाह, या कहिए विवाह हो ही ना पाए, इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा एक इसमें पॉइंट ये है कि देखिए, जो हमारी पत्रिका में D9 की बात कर रहा हूं, यहां पे स्पेसिफिकली नवमांश चार्ट की, जो मैरिज के लिए भी देखा जाता है, वहां पे अगर 2nd हाउस जो है D9 का,
वो इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए। क्योंकि देखिए D9 का चार्ट हम लोग वैसे तो सब चीजों के लिए देखते हैं, अपने लाइफ के लिए, पैटर्न के लिए, हर प्लैनेट के फ्रूट्स के लिए, उसके आउटकम के लिए। लेकिन अगर हम लोग उसको स्पेसिफिकेशंस में जाएं तो D9 चार्ट या नवमांश चार्ट मैरिज से रिलेटेड हम लोग मोस्टली देखते हैं। तो सेकेंड हाउस D9 चार्ट का उसका सस्टेनेंस हो गया भाई, मैरिज की सस्टेनेंस। सेकंड हाउस होता है सस्टेनेंस का, जैसे लगन चार्ट में सेकंड हाउस होता है भाई, हम वहां से खाते हैं, पीते हैं, अपने जीवन में किसी चीजों को इकट्ठा करते हैं, अपने रिसोर्सेज को, पोजीशंस बनाते हैं, ताकि हम अपने जीवन को चलाते रहें, हम सस्टेन करते रहें अपने आप में। नॉलेज भी लेते हैं, क्योंकि नॉलेज इज ऑल्सो द पाथ टू द सस्टेनेंस। हम कुछ ज्ञान लेंगे तभी तो हम कुछ आगे कर पाएंगे किसी भी चीज का, चाहे वो स्किल हो। उसी तरीके से जो मैरिज D9 चार्ट का सेकंड हाउस होता है वो सस्टेनेंस होता है। किस चीज की सस्टेनेंस? वहां पे मैरिज की सस्टेनेंस। इसीलिए D9 में सेकंड हाउस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ये कई बार वंश वृद्धि में प्रॉब्लम देता है, कई बार मैरिज को चलने में प्रॉब्लम देता है, सेकंड मैरिज की ओर इंडिकेट करता है। अगर वहां पे सेकंड हाउस का लॉर्ड D9 चार्ट में डिस्ट्रॉयड है और सेकंड हाउस में मान लीजिए 2 मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो लाइफ जो हमारी मैरिज है, कहने का मतलब है जो मैरिज की लाइफ है वो चल पाना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है चार्ट मैच करने में। ठीक है, हमारे 7th हाउस का लॉर्ड ठीक है, हमारा वीनस पत्रिका में ठीक है, सारी चीजें ठीक बैठी हैं, लेकिन अब अगर हम लोग देखेंगे कि सेकंड हाउस D9 में डिस्ट्रॉयड है, वहां पे मालूम पड़ा केतु, शनि, सूर्य, इस प्रकार के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो मैरिज जो है उसको चला पाना या उसकी लाइफ साइकिल वो कम हो सकती है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। और उसमें कई प्रकार की अनसर्टेनिटीज भी हैं लाइफ पार्टनर को लेके। हमेशा लड़ाई झगड़े की वजह से सस्टेनेंस नहीं हो पा रही है मैरिज की, ऐसा नहीं है। किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, कोई जल्दी अर्ली पास हो गया, मतलब उसका डिमाइस हो गया, ये सारी चीजें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये पॉइंट देखना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है D9 का 4th हाउस। मैरिज से रिलेटेड हमको क्या सुख प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। अब अगर मैंने पहले भी बताया है कि D9 में 4th हाउस में अगर हमारी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं नवमांश में, तो देखिए ये हमारे लिए मैरिज के संदर्भ में टफ होने वाला है। चाहे वहां पे सन बैठा हो, मार्स बैठा हो, केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि महाराज बैठे हो D9 में 4th हाउस में, ये चीज देखने वाली होती है। उसकी वजह क्या है कि हम एक मैरिज की इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं, साथ में रहते हैं, तो हमको उससे उपजा हुआ क्या हैप्पीनेस है, क्या सुख है, या हमको एक सर्वाइवल बेस पे ही मैरिज को चलाना पड़ेगा। उसमें ईगोज आएंगी, उसमें घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़ा आएगा घर में। क्योंकि D9 में जो 4th हाउस है हमारी फैमिली लाइफ का है, इंजॉयमेंट का है, आपस में सुख का है। तो अब अगर उस 4th हाउस में बट नेचुरल है, सन बैठा हुआ है, सेपरेटिव प्लैनेट है, अगर वो अपनी राशि का नहीं है, सुंदर राशि का नहीं है, कोई भी प्लैनेट जो यहां पे बैठेगा, तो कई प्रकार की ईगो हसल्स, प्रॉब्लम्स, डोमिनेशंस, ये सारी चीजें वहां पे प्रदान करेगा। मंगल बैठा है तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सैटर्न बैठा है तो एक अलग टाइप का सेपरेशन है, एक कोल्डनेस है, एक डार्कनेस है। शादी हम जिसको कहा जाते हैं कि ना, एक उसमें हैप्पीनेस है ही नहीं किसी भी प्रकार की। तो ये सारी चीजें शो करता है। तो कहने का क्या अर्थ है कि जो D9 का 4th हाउस होगा उसको जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में या आपके चार्ट में D9 में 4th हाउस में इस तरीके का प्लैनेट बैठा है, तो देखिए वो भी आपको प्रॉब्लम प्रदान कर सकता है। यहां पे अगर दोनों के ही चार्ट में इस तरीके की सिचुएशन बन के आ रहा है तो स्थिति ज्यादा विस्फोटक हो सकती है, क्योंकि दूसरे के चार्ट में अगर वहां पे शुभ प्लैनेट्स बैठे हैं तो चीजें फिर भी मैनेज करने की कोशिश एक व्यक्ति करेगा। अगर दोनों की स्थिति ऐसे बनी हुई है तो देन इट कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारी
D9 में जो 8th हाउस है वो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मांगल्य स्थान है उनका, वहां पे बैठा हुआ कोई भी मेलिफिक प्लैनेट, सेपरेटिव प्लैनेट मालूम पड़ा D9 में 8th हाउस में राहु सन, राहु मार्स, राहु सैटर्न, इस तरीके के अगर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो किसी ना किसी प्रकार का कोई कर्स इन्वॉल्व है मैरिज को लेके, और मैरिज सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मांगल्य के ऊपर सवाल चिन्ह, प्रश्न चिन्ह जो है वो उठ जाते हैं। तो ये चीज भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो 8th हाउस होता है D9 चार्ट का, क्यों? क्योंकि वो हमारे लाइफ पार्टनर की फैमिली है, जिसको आप कह सकते हैं ऑन द होल, हमारे इन लॉज है, हमारे ससुराल है। तो अगर वहां पे खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा ऑल टुगेदर प्रॉब्लम्स हमको फेस हो सकती हैं, इंक्लूडिंग किसी भी प्रकार का तबीयत खराब होना, सेपरेशन, तलाक, डाइवोर्सेस, ये सारी चीजें वो शो कर सकता है। फिर D9 में जो 12th हाउस होता है, 12th हाउस D9 का एक ऐसा हाउस होता है जो हमको एक प्रकार से मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। अच्छा लाइफ पार्टनर अगर हमको मिल जाता है तो एक तरीके से हम फ्री ही तो हो जाते हैं अपने जीवन में, कि भाई हाँ हमको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, हमारी संतान अच्छी है, व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? हाँ आवश्यक है कि वो अपना जीवन में अच्छा कर रहा हो, काम में, पैसे में, कम भी कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया है तो एक तरीके से वो अपने आप को सोचता है कि भाई हाँ हमको सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति हो गई, या हम एक तरीके से मुक्त हो गए। तो D9 में जो ये 12th हाउस है ना, ये उस हैप्पीनेस का, ये उस मुक्ति का, उस लिबरेशन का आनंद प्रदान करता है। अच्छा, यहीं पे हर प्रकार का क्लोजर भी साथ में रहता है, क्लोजनेस भी साथ में रहती है, कहने का अर्थ है हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, उनके प्लेजर्स होते हैं, उन लोगों के बीच की एक इंटीमेसी होती है, एक अट्रैक्शन होता है, जो वो कुछ अपने अतरंग पलों में साथ में बिताते हैं। अब अगर D9 में 12th हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब भी आप ये समझ जाइए कि इस चीज में हमको प्रॉब्लम आने वाली है। जब इंटीमेसी ही नहीं हो पा रही है, अकेले के क्षणों में जब कोई दुनिया में सामने नहीं है, हम तब भी लड़ पड़ेंगे या तब भी लड़ पड़ते हैं, तब किस प्रकार का वो लिबरेशन, वो आनंद, वो सुख, या विवाह से हमको फायदा क्या प्राप्त हो रहा? भाई हम किसी तरीके का कोई काम करते हैं तो हमको धन प्राप्त होता है, एक नाम प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। मैरिज से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो जो घरों को मैंने बताया है, जैसे D9 में 2nd हाउस ही खराब है हमारे जीवन में, तो सस्टेनेंस ही नहीं हो पा रही है, चाहे वीनस अच्छा बैठा हुआ है, चाहे 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, 4th हाउस D9 में हमारे खराब हो गया है, हमारे हैप्पीनेस ही नहीं मैरिज में है, मैरिज चलती चली जा रही है, ये चीज देखने वाली है। 8th हाउस D9 का बहुत ज्यादा जरूरी है देखना, क्यों? क्योंकि यहां पे बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स जीवन में घोर संकट देखिए व्यक्ति के ला सकते हैं। और 12th हाउस अगर D9 में शुभ नहीं है, या वहां पे शुभ प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं, या वहां पे बड़े मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो भी ये याद रखिए शादी एक प्रकार से पृथकता की ओर चली जाती है, लॉस की तरफ चली जाती है, इंटीमेसी नहीं रह पाती है, वो प्लेजर नहीं रह पाता है उस चीज में भी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होता है जो हम लोग अक्सर नहीं देखते हैं। गुण मिल गए, वीनस ठीक है, पत्रिका में दारा कारक ठीक है, लेकिन फिर मैरिज में और बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में चलती रहती हैं। इसी के साथ एक और पॉइंट जो मैंने बताया है आपको, पहले मैंने बताया है कि राहु के साथ कहां नहीं बैठा होना चाहिए, ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मैंने आपको D9 से ही रिलेटेड बताया कि कौन कौन से हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको देखना आवश्यक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है कि देखिए हमारी जो D9 चार्ट है वो मैरिज से रिलेटेड है, तो उसका जो 10th हाउस है और जो 3rd हाउस है और जो 9th हाउस है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, देखिए D9 में जो हम लोग अगर बात करें पहले 3rd हाउस की, तो D9 का जो 3rd हाउस होता है, एक तो वो हमारे रिप्रेजेंट करता है फादर इन लॉ को, कि भाई उनके साथ हमारी
वृत्ति, हमारा आपस में सामंजस्य, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ हमारी एक इंटरेक्शन पावर किस प्रकार से रहने वाली है, हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ किस प्रकार से रहने वाली है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कई लोगों के लिए हो जाता है। अब मालूम पड़ा थर्ड हाउस का लॉर्ड D9 में उठ के 7th हाउस में बैठा हुआ है या 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो अननेसेसरली इंटैंगल्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें बहुत हो सकती हैं। और अगर एक बैड वे में बैठा हुआ है, तो मैं बता रहा हूं जो वहां पे नहीं बैठा होना चाहिए, वो बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 9th हाउस जो होता है D9 में, वो हमारे लाइफ पार्टनर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का होता है। अब वहां का भी प्लैनेट अगर हमारे मैरिज वाले घर को या हमारे लाइफ पार्टनर को अननेसेसरली डोमिनेट कर रहा है या किसी प्रकार से अफेक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, तब भी देखिए प्रॉब्लम आ जाती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैरिजेस में, स्त्रियों के साथ, हस्बैंड के साथ, कई लोगों के साथ, कि भाई उनके जो वो इन लॉज होते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनकी वाइफ के लिए या स्वयं के लिए, उनके लिए, स्त्रियों के लिए हो बात तो उनके अपने ससुराल की तरफ से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे उनकी सिस्टर इन लॉ को लेके, चाहे उनके फादर इन लॉ को लेके बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं, या वो लोग अननेसेसरली इंटरफेयर करते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से मैरिज खराब हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, 90% मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि दोनों के बीच के जो आपस में एक कनेक्शन होता है हस्बैंड और वाइफ का, वो तो बहुत अच्छा होता है, वो दोनों चला के ले भी जाएंगे, लेकिन ये वाले जो ट्रबल्स होती हैं वो पत्रिका में बहुत ज्यादा एक तरीके से शो कर देती हैं कि मैरिज का एक बैड चेहरा। तो दोनों पार्टनर में से कोई ना कोई उसमें फिर फंस जाता है और उसी की वजह से मैरिज भी देखिए कहीं ना कहीं से खराब हो जाती है, उसमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो ये पहले से पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे में विवाह मत करिए, लेकिन कम से कम पता तो आपको हो कि हाँ, आपके 9th हाउस का लॉर्ड जो है D9 में, वो 7th में बैठा हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है। ऐसा नहीं है 9th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा होगा तो आपके जो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ है, कई बार वो आपको मदद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन वो कौन सा प्लैनेट है 7th हाउस में बैठ के क्या रोल प्ले कर रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, वहीं पे आपका 7th हाउस का लॉर्ड भी चला गया 9th में, नवमाशा का मतलब वहां 7th हाउस वहां पे बैठा हुआ है। तब मालूम पड़ा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो डोमिनेंस है, सिखा रहे हैं, शादी नहीं चलने दे रहे हैं, तो इसकी वजह से शादी देखिए खराब हो सकती है, टूट सकती है। दूसरा 10th हाउस, D9 का 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे जो है वो मदर इन लॉ का होता है, और वो उसका प्लैनेट भी आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसा बैठा हुआ है। अब मालूम पड़ा D9 का आपका लगन लॉर्ड सैटर्न है मान लीजिए, और आपके जो D9 का 10th हाउस का लॉर्ड है वो मंगल है। अब वो आप मान लीजिए, अब सैटर्न जो D9 का 1st हाउस का लॉर्ड है, यानी कि स्वयं आप, और जो D9 का 10th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि आपकी मदर इन लॉ, वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब देखिए सैटर्न और मार्स ये दोनों साथ में आ गए, तो देखिए मित्रता होने की सिचुएशंस तो बहुत कम हो जाती हैं, खींचातानी रहने ही वाली है। बट अब अगर ये मान लीजिए आपके D9 चार्ट में इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप और समझ सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी मदर इन लॉ की वजह से। तो हमको शादी एक्चुअली में यहां तो नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। जिस चार्ट में भी इस तरीके की सिचुएशन हो, या आप उसको टैकल करने के लिए पहले से ही आपको ट्यून्ड हो कि हाँ हमारे साथ ऐसा होना है और हमको इस प्रकार से चलना पड़ेगा ताकि हम अपनी शादी को बचा पाएं या चला पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने की कि हमारे D9 का 10th हाउस का लॉर्ड
हमारी मदर इन लॉ से भी रिलेटेड है, वो पत्रिका में कहां बैठा है, क्योंकि वो बहुत केओस उत्पन्न कर सकता है। D9 में और एक चीज देखने की बात है, देखिए केतु, मंगल, शनि, सूर्य, ये सब सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। अब अगर ये D9 चार्ट में लगन में बैठे हुए हैं, मालूम पड़ा शनि, सूर्य और केतु ये फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं D9 के, तो आप समझ सकते हैं मैरिज यहां पे नहीं चलने वाली है। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं किसी के, मैरिज यहां पे नहीं चलने वाली है। सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं, मैरिज यहां पे नहीं चलने वाली है, या वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इस तरीके से हम देखेंगे चार्ट को। ये सेपरेटिव प्लैनेट्स है ना, जैसे सैटर्न है, मार्स है, सन है, केतु है, ये चीजों को पृथक कर देते हैं, अलग हटा देते हैं। तो अब अगर यही हमारे D9 चार्ट में डोमिनेट कर रहे हैं इन इंपॉर्टेंट हाउसेस में, विवाह कैसा हो सकता है आप जान सकते हैं। कभी कभी विवाह ना करना या टाइम आने पे विवाह करना, जब एजेस निकल जाए कुछ प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जल्दीबाजी में किया गया विवाह बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लॉ केसेस, लड़ाई झगड़े, अब्यूज, बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे देखने का कि D9 में जो 12th हाउस का लॉर्ड होता है, देखिए 12th हाउस के लॉर्ड को भी एक सेपरेटिव प्लैनेट की तरह लिया जाता है। D9 की बात कर रहा हूं, 12th हाउस की। वैसे तो लगन में भी 12th हाउस के लॉर्ड को सेपरेटिव प्लैनेट होता है, वो जहां पे जाके बैठता है वो चीजों को तोड़ सकता है, लेकिन वो न्यूट्रल होता है। अब जो D9 का 12th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा होगा D9 में, या 7th हाउस में बैठा होगा और उसके साथ वहां पे कोई और मान लीजिए मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो भी प्रॉब्लम्स उठ सकती हैं, तो भी ये मैरिज जो है वो खराब हो सकती है। इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि मेष लगन की बात करते हैं, और मेष लगन का D9 चार्ट है उदाहरण के तौर पे, और वहां से 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में आके बैठता है, तो आप स्वयं इस चीज को गेस कर सकते हैं कि भाई वो जुपिटर होगा। जुपिटर 12th हाउस का लॉर्ड होता है और वो 7th हाउस में आके बैठेगा, तो वहां पे आके वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने जा रहा है कि जो आप ये कहें कि बहुत बड़ी इश्यूज हो सकती हैं इन चीजों को लेके, नहीं। लेकिन तभी मैंने आपसे कहा कि 12th हाउस के जो लॉर्ड है वो सेपरेटिव प्लैनेट की तरह काम कर सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसमें कि वो कौन सा लॉर्ड है, 7th हाउस उसका किस प्रकार का भाव है उसमें, आपस में वहां साथ में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर वो खराब सिचुएशन है तब भी हमको कई बार परेशानी या कष्ट उठाना पड़ जा सकता है। सबसे एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, D9 में 7th हाउस के लॉर्ड को जरूर देख लीजिए। अगर वो आपको बहुत बड़ा इंडिकेशन प्रदान करेगा, 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में D9 में जहां पे भी बैठा होगा, वो आपको बताएगा कि भाई हाँ, मैरिज 7th हाउस का लॉर्ड या आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ किस प्रकार से चलने वाला है। अब अगर बट नेचुरल है, हमारी पत्रिका में D9 में 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, वहां पे 8th में बैठा हुआ है, 12th में बैठा हुआ है, प्रॉब्लम्स वहां पे आ सकती हैं। ये तो एक नेचुरल सी बात हो गई। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि अगर D9 में 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए किसी का सन है और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, और अब अगर सन भी है और वो 4th हाउस में भी बैठा हुआ है, तो दूर से देखने में या बाहर से देखने में या जनरली देखने में हम ये कह सकते हैं कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, तो हमारा लाइफ पार्टनर हमारे लिए जो है वो बहुत प्रेम लेके आएगा, सुख लेके आएगा, आनंद लेके आएगा, हर प्रकार से हमारे लिए जो है काम में भी साथ में एफर्ट डाल के चलेगा। लेकिन अब यहां पे देखिए पॉइंट क्या हुआ, वो सन है। सन 4th हाउस में बेटर नहीं करता है।
अब वहां पे मालूम पड़ा वो राशि भी उसके अनुकूल नहीं है उस चीज को लेके, तब भी देखिए प्रॉब्लम्स यहां पे उठ सकती हैं, क्योंकि ईगो, अथॉरिटी या किसी प्रकार का डोमिनेंस शो करना, ये सारी चीजें तब भी हो सकती हैं। तो हमारा 7th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कहां कहां से। अब मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में 11th हाउस में बैठा हुआ है D9 चार्ट में, तो हो सकता है दोस्तों की वजह से, भाई बहनों की वजह से, प्रॉफिट्स की वजह से, सॉरी, पैसे की वजह से, अपने एक दूसरे की जो है वो डिजायर्स की वजह से कई बार आपस में लड़ाई झगड़े की संभावना हो सकती है। तो इससे हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में हमारा लाइफ पार्टनर चाहता क्या है, या कहां से वो कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकती है, ये चीजें भी हमको बताता है। अब हमारे D9 में मालूम पड़ा 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो है वो लड़ाई झगड़ा हो सकता है इन लॉज की वजह से, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन चीजों की वजह से देखिए गड़बड़ हो सकती है कई बार। तो ये चीजें हमको पता चलती हैं। तो D9 में 7th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बताने में कि एक्चुअली में हमारा लाइफ पार्टनर हमसे चाहता क्या है, या वो स्वयं सोचता कैसे है, किस तरीके से सोचता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता हो जाता है। और ये चीज कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ के आपकी पत्रिका में वीनस अच्छा है, दारा कारक अच्छा है, गुण मिल रहे हैं, 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है आपकी पत्रिका में, लेकिन वो बैठा कहां है, वो आपसे क्या चाहता है। वो आपको एज अ फैमिली में चाहता है कि भाई आप घर बार देखिए, उनका परिवार देखिए, आउटगोइंग नहीं होनी चाहिए, घर परिवार को समझने वाली होनी चाहिए। अच्छा, और आपका नेचर अलग है मान लिया जाए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमको जो भी मैरिज है या जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो हमको बाहर जाने देगा या नहीं देगा, हमको सर्विस करने देगा या नहीं देगा, पैसे की वजह से, हमारी अपनी मदर की वजह से, या हमारी अपनी फैमिली की वजह से प्रॉब्लम होने वाली है, या हमारे काम की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसको हम हैंडल करना सीखते हैं, हम उसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज करना सीखते हैं, तो रियलाइजेशन भी हमको यहाँ पे हो जाती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, काफी आपको इससे सहायता भी प्राप्त होगी। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।